गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जब हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था रूलर्स एंड बिल्डिंग्स में, जिसमें हमने आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग और उस समय कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती है इसके बारे में जाना था। ओके, नाउ वी विल स्टडी व्हाई डिड रूलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया बिल्ड टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स। उस समय के रूलर्स यानी कि इन द मेडिवल पीरियड बिटवीन द 7th to 17th ऑफ सेंचुरी, उस समय जितने भी रूलर्स थे उन्होंने बिल्डिंग्स हो गई, पैलेसेस हो गए या फिर टेम्पल्स हो गए, मॉस्क हो गए, वाटर टैंक्स हो गए, ये सब क्यों बनवाए। ओके, इंडिया द लैंड ऑफ आर्किटेक्चरल वंडर्स इज क्वाइट फेमस फॉर इट्स टेम्पल एंड मॉस्क, है ना। एज ऑल ऑफ यू नो, इंडिया इज फेमस फॉर इट्स टेम्पल्स एज वेल एज फॉर द मॉस्क, ओके, यानी मस्जिद। ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर बिल्ड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, और ये जितने भी स्ट्रक्चर्स है ये अभी हाल फिलहाल में बने हुए नहीं है, जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो मेडिवल पीरियड के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स हैं। We also find tanks within or outside the premises of the temple or mosque. Who builds these structures and why? और जब हम किसी एंशियंट मॉस्क या टेम्पल विजिट करने जाते हैं तब हम देखते हैं कि उसके आसपास या तो कोई टैंक बनी हुई होती है, कोई झील या फिर कोई तालाब ऐसा बना हुआ रहता है। ओके, सो ये स्ट्रक्चर्स किसने बनाए और क्यों, क्या कारण था। These structures were built by the powerful rulers of India for the two main reasons. ये जो structures थे, ये जो पावरफुल रूलर्स होते थे मेडिवल पीरियड के, उन्होंने बनवाए, और उसके दो रीजन होते थे। फर्स्ट, they wished to showcase their wealth, power and devotion to the god. By constructing these buildings, they showed that they were the equivalent to God. That is, they could create out astounding new things. Secondly, they wish to earn gratitude to their subjects by public building works for their use, comforts and needs. They would build huge temples for their own prayers and rituals and smaller ones around the royal temple for the allies and subordinates. Thus, a temple complex represented the real world order, much like the way rulers control their allies and subordinates. उस समय टेम्पल या मॉस्क बनाने के सबसे बड़े दो रीजन ये थे कि कहीं ना कहीं एक अपनी पावर दिखाने के लिए, कितना पैसा है उनके पास, वेल्थ दिखाने के लिए, एज वेल एज कितने वो डिवोटेड है टुवर्ड्स गॉड, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को इक्विवेलेंट बताना चाहते हैं कि हम भगवान के इक्विवेलेंट है, क्योंकि हम इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने में काबिल है। सेकेंड, जिससे कि जितने भी पर्सन हैं वो उनसे डरे और ये समझे कि यस ही इज मोर पावरफुल एंड मोर वेल्दी। द सेकेंड थिंग जो रीजन था कि वो कहीं ना कहीं अपने खुद के लिए पब्लिक बिल्डिंग्स बनाकर अपने खुद के लिए प्राइवेट स्पेस चाहते थे, जहां पर वो अपने सारे रिचुअल्स जो भी प्रेयर ऑफर करनी होती है वो वहां पे कर सके, और जो बाकी आम जन है उनके लिए अलग सेक्शन ऑफ प्रेयर्स और लाइक जितने भी जो भी रॉयल टेम्पल होता है उसके आसपास छोटे मंदिर बना के जितने भी जो प्रजा के इंसान हैं या जो इनके सबऑर्डिनेट्स से एलाइज है जो इनको सपोर्ट करते हैं वो लोग वहां दर्शन करने जा सके। ओके, सम रूलर्स टूक अप द नेम्स डिराइव्ड फ्रॉम देयर गॉड नेम्स। फॉर एग्जांपल, किंग Rajadeva, who built Rajeshwara temple, took up his deity Rajeshwara's name as it was considered auspicious and could have making appear godlike to his subjects. जैसे ही हमने फर्स्ट लेक्चर जब इस चैप्टर का स्टार्ट करा था तो राजेश्वर टेम्पल के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि उनके जो इष्ट देव थे राजा राजेश्वरम, उस राजा ने उन्हीं के ऊपर अपना नाम रखा था। रीजन ये था कि वो उन्हीं की तरह इतने पावरफुल और एक कहते हैं कि बहुत ज्यादा पावरफुल कंसिडर करेगा इंसानों के सामने, प्रजा के सामने। He wanted his subject to see him praying to the deity as one God worshipping another. और कहीं ना कहीं वो अपनी प्रजा को ये देखना चाहता है कि कैसे, जैसे लाइक राजा राजेश्वर जो रूलर थे उन्होंने भगवान के ऊपर, अपने इष्ट देव के ऊपर नाम इसलिए रखा ताकि जो उनकी प्रजा वो देखे कि देखिए, मतलब कहीं ना कहीं वो अपने आप को रिजेंबल करवाना चाहते थे, दस लाइक आई एम ऑल्सो लाइक ए गॉड। तो कहीं ना कहीं वो बताना चाहते थे कि देखिए राजा राजेश्वर एक भगवान है, वो खुद एक भगवान राजेश्वरन की पूजा कर रहे हैं। Muslim rulers, on the other hand, did not describe themselves as God. They preferred to be known as someone chosen by Allah to rule their region in His name. Whereas अगर हम मुस्लिम रूलर्स के बारे में आते हैं तो उन्होंने अपने आप को एज अ गॉड की तरह डिस्क्राइब नहीं किया, बल्कि वो चाहते थे कि उनका ऐसे मानना था कि वो कहीं ना कहीं उनको उनके भगवान ने, अल्लाह ने चुना है कि उस रीजन में वो रूल करे और इस्लाम धर्म को प्रोपोगेट करे।
They ordered inscription that would describe them as a representative of God. और उन्होंने ऐसे बहुत सारी inscription लिखवाई हैं जहां पर उन्होंने अपने आप को भगवान ना बताते as a representative of God mention करवाया है. According to the Persian court chronicles, the rulers were described as a shadow of God. As per the Persian जो जितने भी chronicles से जो भी किताबें लिखते थे या scholars होते थे, उनके हिसाब से जितने भी जो रूलर्स थे वो एज अ शैडो ऑफ गॉड यानी कि भगवान की परछाई के तौर पे जाना जाता था इन रूलर्स को. ओके, मुस्लिम रूलर्स को. एन इंस्क्रिप्शन इन द कुवत अल इस्लाम मॉस्क दिल्ली सजेस्ट दैट अलाउद्दीन वाज चूजन बाय गॉड ड्यू टू हिज एबिलिटी टू एडमिनिस्टर जस्टिस लाइक मोयस एंड Solomon. Muslim rulers built mosques, a place of worship where symmetric structures showcasing their own qualities. They strongly believed that God was the greatest architect who ended chaos by bringing symmetry to the world. और इसी का हम एग्जांपल अगर देखें कुवत अल इस्लाम मॉस्क जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, वहां पर साफ तौर पे इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि अलाउद्दीन को गॉड ने चुना है जो कि उस पर्टिकुलर एरिया को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट कर सके एज वेल एज जस्टिस प्रोवाइड कर सके. ओके, और उनका ऐसा मानना था कि जितनी भी इस दुनिया में जितनी भी एसिमेट्री यानी कि जो उथल पुथल मची हुई उसको गॉड ने अपने पावर से उसको सिमेट्री यानी कि सब समांतर करा. ओके, सो यहाँ पर आपकी बुक में जो इमेज है वो शाहजहानाबाद की है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1650 to 56, जहाँ पर उन्होंने प्लान बनाया जामी मस्जिद का शाहजहां ने. ओके, और कुछ इस तरह का वो प्लान है मस्जिद का. ओके, आपकी बुक में इमेज है. आफ्टर एक्वायरिंग द थ्रोन रूलर्स यूज्ड टू प्रूव देयर वर्थ बाय बिल्डिंग बिग ग्रैंड टेंपल्स एंड मॉस्क्स. और जितने भी रूलर्स राजगद्दी पे बैठते थे वो कहीं ना कहीं अपनी पावर और अपना पैसा दिखाने के लिए या तो टेंपल बनवाते थे या फिर मॉस्क बनवाते थे. दिस वे दे could also show their closeness to the god. Additionally, they provided aid to scholar and religious people to turn their capitals into cultural center to earn fame during their reign. और इससे एक और फायदा ये होता था कि किसी एक प्लेस में कोई अच्छा बड़ा मंदिर या मॉस्क बना जाता था तो वहाँ की कल्चरल उस प्लेस को एज ए कल्चरल सेंटर माना जाता है जिससे कि उस एरिया की काफी ज्यादा उन्नति होती है. People believe that the heavens would shower the land with plenty of rain in the reign of just rulers. They also praised rulers for constructing water tanks and reservoirs. और उस समय ऐसी मान्यता थी कि जहाँ जहाँ टेम्पल्स होते हैं वहाँ जो गॉड होते हैं वहाँ मतलब कृपा बरसाते हैं या फिर जैसे लाइक बारिश का जैसे लाइक ज्यादा फार्मर्स बारिश पे डिपेंडेंट रहते हैं. उनका ये मानना है कि जहाँ पे टेम्पल ज्यादा रहते हैं वहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा अच्छी होती है, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग होती है भगवान की तरफ से. इसके साथ साथ वो रूलर्स को बहुत ज्यादा प्रेज इस वजह से भी करते थे क्योंकि जो रूलर्स उस समय थे वो वाटर टैंक्स एज वेल एज रिजर्वायर्स भी बिल्डअप करवाते थे. सुल्तान इल्तुतमिश कंस्ट्रक्टेड ए वाटर टैंक आउटसाइड किला ए कहना called the Hauji Sultani or the King's Reservoir. Rulers mostly built water tanks inside the temple or the mosque. और इसी दौरान इल्तुतमिश जो सुल्तान थे जो कि आई थिंक दिल्ली सल्तनत जो फर्स्ट जो स्लेव डायनेस्टी आई थी उसके वो सुल्तान थे, उन्होंने एक वाटर टैंक बनवाया था किला एक कहना जहाँ पर इनका जो फोर्ट था वहां पर उन्होंने बनवाया था और वो एक रिजर्वायर बनाया था. बेसिकली जितने भी जो रिजर्वायर बनते थे या तो वो टेम्पल्स में बनते थे या फिर मॉस्क के आसपास बनते थे. और यहाँ पर एक इमेज है ये वाली. ओके, इट इज नाउ ए मॉस्क. किला कहना मॉस्क एक पुराना किला क्योंकि यहाँ पर एक वाटर टैंक बना हुआ है. Now, destruction of temples for the wealth and power. Temples which rulers constructed to prove their power and wealth were the prime targets of their rivals. They later would expand their kingdoms by conquering new lands and taking hold of temple idols for public display. For example, in the 9th century, the Pandya king Sri Vallabha attacked the kingdom of the Sinhal's ruler Sena first in Sri Lanka and is said to have seized many valuables including the golden statue of Buddha from the Jewel Palace and other golden images from the many monasteries. Dhammakatti, the Buddhist monk and chronicler, indicated that the next Sinhalese ruler Sena II attacked the capital of the Pandyas to avenge the attack during Sena's first reign and to retrieve the valuables, particularly the golden statue of the Buddha.
और एक और रीजन ये था कि जो हमने अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स फॉर वेल्थ एंड पावर, अपने आप को पावरफुल बताने के लिए या फिर अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए राजा क्या करते थे, जब भी किसी राइवल किंग के किंगडम्स पर अटैक करते थे तो वहां के जो जितने भी टेम्पल्स होते थे उनमें जितने भी जो मूर्तियां, बेसिकली पहले एंशिएंट टाइम में जो मूर्तियां होती थी, सोने की मूर्तियां होती थी, उसमें हार हीरे जवाहरात बहुत सारे प्रेजेंट रहते थे, तो वो लूट कर अपने साम्राज्य में ले आते थे। ओके, तो आपकी बुक में ऐसा एग्जांपल है 9th सेंचुरी का जो पंड्यन किंग है श्री महाराज श्री वल्लभा, उन्होंने श्रीलंका के सेना फर्स्ट जो उस समय रूलर थे उनके यहाँ अटैक किया था। वहां से जो उनकी जो बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें वहां से लूट कर अपने देश में लेकर आए थे, जिसमें से कि एक बुद्धास का एक मूर्ति थी, स्टैचू था गोल्ड का, वो वहां से ले आए थे। हालांकि आफ्टर गेटिंग डिफीटेड इन द धाम के थी एक बुद्धिस्ट मॉन्क और क्रॉनिकल थे जिन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है कि जो नेक्स्ट जो रूलर्स बने थे सेना सेकंड के, जो सेना सेकंड मतलब सिंहासन रूलर के जो सेना फर्स्ट है, उसके बाद उनके जो बेटे सेना सेकंड जब वो राजा बने तो उन्होंने वापस मंड्या किंगडम पे अटैक करके और जो भी वैल्यूएबल्स जो यहाँ से वो लूट कर ले गए थे उसको वो वापस अपने किंगडम में वापस लिया। ओके, in the 11th century, the Chola king Rajendra I took hold of many ideals after defeating the rulers of the neighboring kingdoms such as Chalukyas, Kalings of Orissa and Palas of Bengal। और ठीक वैसा ही 11th century में तो चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट ने भी करा था, जो अपने नेबरिंग किंगडम्स थे लाइक चालुक्यास हो गया, कलिंग हो गया, बंगाल के पालास हो गए, वहां पर उनको हराकर उनके जो टेम्पल्स थे वहां से बहुत सारे आइडल्स चुराए, हीरे जवाहरात ये सब चुराकर अमन से एक तरीके लूट कर अपनी वेल्थ को बढ़ाया, एज अपने पावर को भी हाईलाइट किया। ही प्लेस दिस आइडियल्स इन अ शिवा टेम्पल इन हिज कैपिटल। जितने भी आइडियल्स वहां से लेके आए थे, जितनी भी मूर्तियां वहां से लेके आए थे, उन्होंने अपने जो शिव मंदिर बनवा के रखा था अपने कैपिटल में, वहां पर उन्होंने स्थापित कर दिए थे। फिर उसके बाद सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ट्राइड टू एस्टैब्लिश हिज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बाय डिफीटिंग अ नंबर ऑफ टेम्पल्स इन द सबकॉन्टिनेंट सच एज सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात एंड बाय टेकिंग अवे अ लॉट ऑफ वेल्थ। और इसमें से सबसे ज्यादा फेमस अगर हम देखें तो महमूद गजनी थे, जिन्होंने यहाँ पर आकर यहाँ के इंडिया की वेल्थ को बहुत ज्यादा लूटा, जिसमें कि सोमनाथ टेम्पल से वो काफी सारी वेल्थ लूट कर ले गए थे। ओके, How were the gardens, tombs and fort built by the Mughals? अब हम जो gardens, tombs और fort पढ़ेंगे वो कौन से डायनेस्टी ने बनवाए थे इसके बारे में जानेंगे, यानी तो मुगल डायनेस्टी ने जो गार्डन, टॉम्स और फोर्ट बनाए हैं इसके बारे में जानेंगे। ओके, इसकी शुरुआत हम एक इमेज से करेंगे। ये इमेज है 1590 की फ्रॉम बाबरनामा, जिसमें एक बुक है बाबरनामा की जो कि आप सभी को पता है, हमने पढ़ रखी है। ओके, मतलब हमने चैप्टर में जिक्र किया है बाबरनामा का। ओके, जिसमें इसमें बाबर है जो कि सुपरवाइज कर रहे हैं, दिस इज द बाबर, ओके द किंग, और ये जो चहल बाग है उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। वहां पर आप अगर वर्कर देख रहे हैं, यहाँ पे खुद बता भी रहे हैं कि आप कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है। ओके, सम कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चरल टेक्निक्स केम टू बी अडॉप्टेड ड्यूरिंग द मुगल रेन। कुछ कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चरल टेक्निक्स मुगल एम्पायर मुगल रेन के दौरान भी देखने को मिली। मुगल रूलर्स सच एज बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और जो मुगल रूलर्स थे, चाहे वो हुमायूं हो, चाहे वो अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, उनको काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता था लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर यानी कि बिल्डिंग्स बनवाने में। According to बाबरनामा, बाबर ऑटोबायोग्राफी, बाबर enjoyed planning in the layout of gardens। बाबर को गार्डन्स के प्लानिंग लेआउट बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते थे। His gardens were called चहर बाग। उनके जो गार्डन्स होते थे उनको चहर बाग कहते थे। मीनिंग फोर गार्डन्स एज दे वर इनक्लोज्ड बाय 4 वॉल्स। और ऐसे गार्डन जो कि 4 गार्डन्स होते थे जो कि चारों तरफों से वॉल से इनक्लोज रहते थे, एंड वर सिमेट्रिकली डिवाइडेड इनटू 4 स्मॉलर पार्ट्स। उनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता था। और डिवाइड कैसे करते थे? आर्टिफिशियल चैनल्स जो ये बनाए हैं, आर्टिफिशियल चैनल्स से ये 4 हिस्सों में बांट दिया जाता था। ओके, अकबर, जहांगीर, शाहजहां बिल्ट ब्यूटीफुल 4 बाग्स इन कश्मीर, दिल्ली एंड आगरा। और अकबर, जहांगीर और शाहजहां इन तीनों ने ब्यूटीफुल 4 बाग बनाए हैं कश्मीर में, दिल्ली में एंड आगरा।
Now we will study architecture during the Akbar reign. During the rule of Akbar, architects introduced new methods and ideas based on the tomb built by the Taimur, Akbar, Central Asian ancestor. Okay, अब ड्यूरिंग द अकबर रेन जब आर्किटेक्ट्स जो उस समय अपॉइंट किए गए थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो मेथड यूज करी थी वो जो तैमूर जहाँ कैपिटल जहाँ पर तैमूर जो सेंट्रल एशिया में जहाँ के वो रूलर थे वहाँ की टेक्निक से काफ़ी मिलती जुलती है. एज ए रिजल्ट स्ट्रक्चर्स बिल्ड बाय द मुगल्स वर इन्फ्लुएंस बाय द सेंट्रल एशियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. और जितने भी स्ट्रक्चर्स बने गए थे बाय द मुगल्स वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थे सेंट्रल एशिया के स्ट्रक्चर्स से. ओके, लाइक ये तैमूर टॉम उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया, हुमायूं टॉम दिल्ली. तो कहीं ना कहीं आपको सिमिलरिटी दिख जाएगी दोनों ही आर्किटेक्चर्स में. अगर हम टॉम की बात करें या गुंबज की बात करें तो भी लगभग ऐसा ही है. ओके, तो समवट लाइक जो आइडिया लिया गया था वो सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर से ही आइडिया लिया गया. दिस इज एविडेंट फ्रॉम द हुमायूं टॉम व्हिच वाज बिल्ट फ्रॉम रेड सैंडस्टोन मार्बल एंड वाज placed at the center of a huge former Chahar Bagh. Okay, the tomb was built in a tradition known as Hastabisht or Eight Paradise, a central hall surrounded by 8 rooms. It has a central dome and a tall gateway called Pishtak. The dome and the Pishtak reflect the Central Asian style of architecture since Taimur had built similar tombs in Central Asia. Central Asia में तैमूर ने भी similar type के tombs ही बनाए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो आइडिया लिया गया वो सेंट्रल एशिया से लिया गया है. ओके, जिसमें कि ये जो बेसिकली जितने भी लाइक तैमूर टॉम हो या हुमायूं टॉम में एक चीज जो यूनिक है कि दे आर सराउंडेड विद 8 रूम्स. ओके, द टॉम वाज बिल्ट इन ट्रेडिशनल एंड हस्ट बीच और 8 पेडर सेंट्रल हॉल, एक सेंट्रल हॉल रहता था जिसके आसपास 8 अदर रूम्स रहते थे. और जो सेंट्रल वाला जो पोर्शन है जो ये वाला पोर्शन है सेंट्रल पोर्शन वाला इस या फिर इस पोर्शन को हम बोल रहे हैं. ओके, इसको पिश्तक नाम दिया जाता है. एक डोम है जो कि बहुत ऊंचा रहता है और उसका जो गेटवे है यानी कि जो मेन एंट्रेंस है वो काफी टॉल रहती है. सिमिलर लाइक दिस आपको एंट्रेंस दिख रही है काफी बड़ी दिख रही है. ओके,